पूरे इंटरनेट पे टाटा सियरा का शोर है और वो शोर इसके डिजाइन और फीचर्स वगैरह की वजह से था। यानी कि जो आपने देखा सुना वो आपको पसंद आया, लेकिन अब ये गाड़ी मैंने चला ली है और बहुत ढंग से चलाई है। इसीलिए अब हम बात करेंगे कि ये गाड़ी रोड पर कैसी फील होती है और कैसी भागती है। गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यानी कि GDI और डीजल वाले इंजन की। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बारे में भी बात करेंगे, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो ड्राइव के अंदर अवेलेबल ही नहीं था। टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स ऐसा फील हो रहा है, राइड क्वालिटी कैसी है, डायनामिक्स कैसे हैं इस गाड़ी के, हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे जो कि जरूरी है एक कंज्यूमर के लिए। साथ ही साथ हम इसके सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट के बारे में भी बात करने वाले हैं, यानी कि इसकी रोड प्रेजेंस और कुछ प्रोज एंड कॉन्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहले GDI वाले इंजन की ही बात कर लेते हैं। टाटा सियरा का सबसे पावरफुल इंजन ये 1.5 लीटर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, जिसे टाटा हाइपेरियन इंजन बुलाते हैं। और ये इंजन 158 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क बनाता है। और इस इंजन ने मुझे पूरी तरीके से सरप्राइज करके रख दिया है। यार गाड़ी का जो फील एंड फीडबैक है ना, वो बड़ा कमाल का है। हल्का सा पंजा दबाओ और गाड़ी एकदम से भागती है। और पावर मतलब 158 bhp है तो वो फील होती है। ये किसी भी तरीके से जो बाकी ब्रांड्स इस सेगमेंट के अंदर इंजन्स दे रहे हैं उससे कम फील नहीं हो रहा है। और इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, इसलिए नहीं कि टाटा अच्छे इंजन बना नहीं सकती, पर इसलिए क्योंकि ये गाड़ी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऊंची है। और इस गाड़ी को देखकर और फील कर कर समझ में आता है कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से थोड़ी भारी भी है। जैसे कि आप यहीं पर देख सकते हो कि इसको बोनट को उठाने में भी मेरे को पूरी जान लगानी पड़ रही है। मैं अच्छा खासा वेट फील कर पा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। इवन तो टाटा ने ऑफिशियली गाड़ी का कर्व वेट नहीं बताया है, लेकिन इसके साइज, इसके फीचर्स और बॉडी पार्ट के वेट को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉम्पिटिशन में बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकती है। और फिर भी जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस गाड़ी का GDI इंजन थ्रू आउट द एवरेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है और इसका जो इंजन नोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली जब आप इसे स्पोर्ट मोड में चलाते हो तब आपको बिल्कुल शुरुआत से ही तगड़ी किक मिलती है। और इस फील को बेटर बनाने के लिए इसमें 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि इन्होंने एसेंस से लिया है। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मोड्स मिलते हैं, सिटी और स्पोर्ट। अगर आप इस गाड़ी को सिटी मोड में चलाते हो और रिलैक्स ड्राइविंग करते हो तो आप अपने आप को हमेशा एक सही गियर में पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आप सिटी मोड के अंदर ही तेज पंजा दबा देते हो तो गाड़ी धीरे से डाउन शिफ्ट करती है, तो आपको थोड़ा सा स्लगिश फील हो सकता है। लेकिन यहीं पर स्पोर्ट मोड काम में आता है। जैसे ही आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डालते हो, इस गाड़ी के डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल जाते हैं। गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करने लगता है। आपके पंजा दबाते ही गाड़ी एकदम से डाउन शिफ्ट कर लेती है और बहुत ज़्यादा क्विक फील होती है। वैसे ही आपको जो पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, अगर आप उनका यूज़ करते हो तो भी गियर बॉक्स जल्दी शिफ्ट करता है। देखो, ये अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा फास्ट गियर बॉक्स नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ गियर बॉक्स ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा क्विक शिफ्ट करते हैं, स्पेशली DSG की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों को ही ध्यान में रखते हुए टॉर्क कन्वर्टर को चूज किया गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसको इससे ज़्यादा तेज शिफ्ट करने की ज़रूरत है। रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक लॉन्ग रन के अंदर, तो उस हिसाब से ये गाड़ी परफेक्ट है मेरे हिसाब से इस जगह पर। तो अगर मैं इसके GDI इंजन और गियर बॉक्स के कॉम्बिनेशन को कॉम्पिटिशन की बाकी 1.5 लीटर GDI गाड़ियों से कंपेयर करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि ये उनसे कंपेरेबल है। हो सकता है कि एक क्रेटा GDI से आपको थोड़ी सी स्लो फील हो, लेकिन अगेन सियरा ज़्यादा ऊंची है उससे और सियरा थोड़ी सी ज़्यादा भारी भी हो सकती है। और फिर भी अगर टाटा इतना अच्छा इंजन दे पा रही है तो ये कमेंडेबल बात है। लेकिन इसका डीजल इंजन कैसा फील होता है? तो इस गाड़ी का जो GDI इंजन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता है। लेकिन अगर मैं इसके डीजल इंजन की बात करूँ तो वो आपको एक किसी भी दूसरे 1.5 लीटर के डीजल इंजन जैसा ही फील होगा। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डिफरेंट फील नहीं होने वाला है। बेकार इंजन नहीं है, डेफिनेटली बेकार इंजन नहीं है और टॉर्की भी है, अच्छा पिकअप करता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट है बाकी डीजल इंजन से जो कि मार्केट में मिल रहे हैं। रिफाइनमेंट लेवल्स की बात करूँ, NVH की बात करूँ, स्पेशली सिर्फ डीजल की बात कर रहा हूँ, इंजन की बात कर रहा हूँ, तो रिफाइनमेंट लेवल्स में अभी तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। ऐसा कोई शोर शराबा नहीं है, कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। उस मामले में अच्छा है। इसके साथ जो टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है, जो GDI के साथ भी मिल रहा है, इसके साथ भी मिल रहा है, इसमें भी टॉर्क कन्वर्टर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ तो क्विक शिफ्ट कर रहा है। बाकी एक चीज़ मैंने दोनों ही गाड़ियों के साथ देख ली, आप कोई भी गाड़ी चला लो, यहाँ पर आएगी आपको 8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी। आप तेज चला लो, आप धीरे चला लो, आप पूरे दिन खड़े रहो, या आप बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली चला लो, ना इस गाड़ी की माइलेज गिरती है और ना इस गाड़ी की माइलेज कम होती है और बढ़ती है। माइलेज वाला इशू एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है शायद से, जो कि फ्लीट की बाकी कुछ और गाड़ियों में भी था, नॉट ओनली दिस कार। पर बाद में मैंने अपने कुछ पीयर से बात करी है तो मुझे ये पता लगा है कि गाड़ी की माइलेज अच्छी है। कितनी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो डीजल पर वापस आते हैं। देखो, इसका डीजल इंजन है ना, वो किसी भी तरीके से अंडर पावर्ड नहीं है। गाड़ी थोड़ी भारी है जैसा मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको इनफ पावर मिल जाती है। हाँ, लेकिन इसको डीजल रॉकेट वाला टैग नहीं मिल सकता है और ना ही मेरे ख्याल में इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को हमें ये टैग देना चाहिए, क्योंकि 1.5 लीटर वाली डीजल
वेरिएंट्स का जो असली मजा है ना वो सब 4 मीटर एसयूवीज में आता है। तो आपको इन्हें चलाने में ज्यादा पंच फील होता है, क्योंकि इंजन तो वही वाले हैं जो सी सेगमेंट में आ रहे हैं और जो सब 4 मीटर सेगमेंट में आ रहे हैं, दोनों के दोनों सेम ही 1.5 लीटर डीजल इंजन होते हैं। तो इसीलिए सब 4 मीटर में ज्यादा मजा आता है। स्पेशली अगर मैं 3XO की बात करूं तो उसमें आपको 300 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि सिएरा के 280 Nm टॉर्क से भी ज्यादा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि छोटी एसयूवीज में डीजल इंजन ज्यादा पंची फील होते हैं। अब दोनों अवेलेबल इंजन की बात हो गई है तो गाड़ी के डायनामिक्स को भी समझ लेते हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग काफी अच्छा खासा वेट पकड़ लेता है हाई स्पीड्स पर और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। इन टॉप वेरिएंट्स के अंदर आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जिनकी वजह से रोड ग्रिप भी काफी अच्छी मिलती है और कॉर्नरिंग करते वक्त भी आपको ग्रिप लूज होती हुई नहीं फील होती है। एक बहुत सरप्राइजिंग बात मुझे ये लग रही है कि गाड़ी ठीक ठाक ऊंची है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा बॉडी रोल इसमें देखने को नहीं मिलता है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ, जब मैं स्लो स्पीड पर शार्प टर्न ले रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि बॉडी रोल है, लेकिन जब मैं हाईवे क्रूजिंग स्पीड्स पर टर्न ले रहा हूँ तो मुझे कोई खासा बॉडी रोल फील नहीं हो रहा है और ये आप गाड़ी की इनर एज को देखकर भी समझ सकते हो। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन इसमें मिलने वाला FDD यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर हो सकता है, जो कि टाटा ने इस कार के अंदर दिया है। FDD एक मैकेनिकल वेल्व बेस्ड हाइड्रोलिक डैम्पर होता है जो कि डैम्पर्स को लो फ्रीक्वेंसी पर स्टिफ कर देता है ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले, और हाई फ्रीक्वेंसीज पर डैम्पर को सॉफ्ट कर देता है ताकि आपको कंफर्ट मिले। हाई फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली तब होती है जब आप खराब रास्तों पर गाड़ी को चलाते हो, क्योंकि शार्प मोशन होता है सस्पेंशन के अंदर, तो हाई फ्रीक्वेंसी। और लो फ्रीक्वेंसी तब होती है जब आप मोड़ों पर होते हो या फिर तेज ब्रेक करते हो, तो उसको लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूं तो FDD डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है इस गाड़ी के अंदर। इस ऊंची और थोड़ी भारी गाड़ी के लिए मेरे हिसाब से काफी जरूरी था। गाड़ी सडन ब्रेक्स पर भी बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है, बिल्कुल फिश टेल नहीं करती है और नोज डाइव भी बहुत कम देखने को मिलती है। और काफी ज्यादा हाई स्पीड्स पर रोड्स के अंडुलेशन को हिट करने पर भी वर्टिकल मोशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है तेज चलाने पर भी। और खराब रास्तों पर भी राइड क्वालिटी काफी ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि खराब रास्तों पर FDD डैम्पर्स को सॉफ्ट कर देता है। लेकिन हाँ, अगर छोटे व्हील्स होंगे यहाँ पर तो ज्यादा आपको और अच्छी राइड क्वालिटी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में FDD ने इस गाड़ी के डायनामिक्स और राइड क्वालिटी को सुधारने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि सिएरा के लोअर वेरिएंट्स में डायनामिक्स थोड़े से अलग हो, क्योंकि ये FDD आपको एडवेंचर प्लस, अकॉम्प्लिश्ड और अकॉम्प्लिश्ड प्लस वाले वेरिएंट्स में ही मिलता है, यानी कि टॉप 3 वेरिएंट्स के अंदर। तो नीचे वाले वेरिएंट्स में इस गाड़ी के डायनामिक्स कैसे फील होने वाले हैं वो मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने अच्छे फील नहीं होंगे जितना इन टॉप वेरिएंट्स में हो रहे हैं। ऑल्सो मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि निचले वाले वेरिएंट्स के अंदर इसका इंजन कैसा फील होगा, क्योंकि टाटा ने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ड्राइव पर रखा ही नहीं था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इनका NA इंजन अपना पीक टॉर्क रेव रेंज में काफी नीचे पकड़ लेता है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, और मैं इस इंजन को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली गाड़ी नहीं थी। मेरा मानना यह है कि ड्राइव पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को भी रखना चाहिए था, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की सेल काफी ज्यादा होती है और इसीलिए इनके वेरिएंट्स भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि कार वेबसाइट्स ने ऑलरेडी सिएरा के कुछ वेरिएंट्स के बारे में बता दिया है, और यहाँ पर देख के समझ में आता है कि सबसे ज्यादा जो वेरिएंट्स हैं वो डीजल और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के ही हैं। टोटल 9 वेरिएंट्स में यहाँ पर ऑलरेडी देख पा रहा हूँ, और जो GDI इंजन वाले वेरिएंट्स हैं वो काफ़ी कम है। ऐसे ही अगर आप क्रेटा को देखोगे तो लगभग 40 पेट्रोल वेरिएंट्स में से सिर्फ 4 ही टर्बो वाले वेरिएंट्स हैं। तो इसीलिए मीडियम ड्राइव्स पर NA इंजन्स होने चाहिए और सभी ब्रांड्स को रखने चाहिए, क्योंकि जो ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इंजन्स को चला चुके होते हैं और एक अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ कर पाते हैं। अब जब आप गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी को समझ चुके हो तो अब मैं उस मुद्दे की बात करना चाहूँगा जिसकी वजह से गाड़ी शायद सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, यानी कि इसकी रोड प्रेजेंस और सीटिंग हाइट। देखो, डिज़ाइन के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं भी कर चुका हूँ, बहुत लोग और भी कर चुके हैं, और मेरे ओपिनियंस आप पहले भी सुन चुके हो। और मैंने ये भी बोला था कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है। और जब हमने चंडीगढ़ के रोड्स पर इस गाड़ी को चलाया तो इस बात पर मोहर लग गई। कार एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ऊंची दिखाई देती है। ये जो सिर्फ 3 से 4 इंच का डिफरेंस है ना, ये इसे बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ऊंचा दिखाता है, स्पेशली अगर आप पीछे से देखोगे। कमेंट्स में कई लोग इसके रेयर की डिजाइन की शिकायत कर रहे थे, लेकिन मुझे ये शुरुआत से ही पसंद था। जब मैंने इस गाड़ी को पीछे की तरफ से रोड पर देखा तो ये गाड़ी कई गाड़ियों के अगेंस्ट एक लग्जरी SUV दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि रेंज रोवर फैमिली की कोई छोटी गाड़ी हो। ये जो इसकी बड़ी हाइट है ना, इसकी वजह से ऑलमोस्ट इनोवा तक की हाइट पर पहुंच जाती है, थोड़ी सी नीचे रहती है उससे, लेकिन इसकी वजह से इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा गजब की दिखाई देती है। और इसमें जो कंटिन्यूअस LEDs मिलती है ना, ये गाड़ी को बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देती है, स्पेशली रियर से। मैं बार बार स्पेशली रियर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रियर से बहुत पसंद आ रही। और टाटा ने ये लाइट्स आगे और पीछे बिल्कुल बेस वेरिएंट से दे रखी है। बस आप इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगवाना और ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट वाली रोड प्रेजेंस देगी। मतलब 19-20 ही फर्क रह जाएगा, लेकिन देगी। ऑल्सो जैसे ये गाड़ी बाहर से काफी ज्यादा ऊंची दिखाई देती है, अंदर से इसकी जो सीटिंग पोजीशन है ना, वो भी काफी ज्यादा ऊंची है। इस गाड़ी को चलाते टाइम आपको ये फील होगा कि आप कोई छोटी मोटी बॉडी ऑन फ्रेम वाली SUV में बैठे हो, क्योंकि आप इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा ऊंचे बैठते हो। और इसका जो बोनेट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेट है। इसकी वजह से इसके अंदर से आपको प्रॉपर SUV वाली फील आने लग जाती है, इवन दो एक फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है।
टाटा ने शायद से लॉन्च इवेंट में ये बताया भी था कि सियरा के अंदर ड्राइवर काफी ऊंचा बैठता है और रियल लाइफ में भी यही फील होता है। और मेरे हिसाब से ये जो गाड़ी की हाइट और ये जो रोड प्रेजेंस है, इसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज्यादा बिकेगी, क्योंकि लोगों को गाड़ियों के अंदर ऊंचा बैठना पसंद है, स्पेशली इंडिया के अंदर। और उसके कई सारे रीजंस हैं जो कि आप लोग जानते ही हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इस गाड़ी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताए थे, इंटीरियर्स और एक्सटीरियर दोनों जगह पर। उन पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैंने ये गाड़ी चलाई है तो मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। गाड़ी की जो फ्रंट सीट्स हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट की वजह से मेरे ऐसे लंबे लोगों को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होने वाला है। पर मुझे लगता है कि ये जो फ्रंट सीट्स है ना, ये थोड़ी सी और सॉफ्ट होनी चाहिए थी, थोड़ी सी। रेयर सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और अपने पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा लेग रूम मिलता है। और जब आप चलती गाड़ी में इसमें सफ़र करते हो ना, तो आपको झटके भी बहुत कम लगते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी हो सकती है अगर आप एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन गाड़ी भी ढूंढ रहे हो तो। गाड़ी में आपको बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस देखने को मिलते हैं और इनको यूटिलाइज भी ठीक से किया गया है। इन स्क्रीन की क्वालिटी धूप में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, टच रिस्पॉन्स अच्छा है और जो आपको देखना होता है ना ड्राइवर डिस्प्ले पर, आपको एकदम से दिख जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की नीड है। जैसे कि ये जो टच पैनल है, मैंने पहले भी बताया था कि इसको अगर यूज़ करना है तो आपको इसकी तरफ देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर इसकी जगह बटन्स होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब शायद से नॉर्म सा बन चुका है। मैंने पिछली बार बोला था कि मुझे क्रेटा इस मामले में पसंद है क्योंकि उसके अंदर बटन्स आते हैं, बट गेस व्हाट, 2025 वाली क्रेटा के अंदर आपको ये टच पैनल ही मिलने लगा है। इस गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील्स पे बटन है वो कभी कभार एक्सीडेंटली पुश हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं जितने ये हैंडल वाले पुश होते हैं। डोर को शट करते टाइम कई बार ये बटन एक्सीडेंटली प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से विंडो लॉक हो जाती है। ये थ्रू आउट द ड्राइव मैंने फील करा। जब भी मैं गाड़ी में बैठता था, थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करता था कि इधर उधर की विंडोज खुलनी चाहिए। ऑल्सो मुझे ये लगता है कि ये जो थर्ड स्क्रीन है ना, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इवन इन टॉप वेरिएंट। गाड़ी में पैसेंजर के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है और आगे बैठने वाला जो पैसेंजर है ना, उसको सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि ये स्क्रीन की वजह से खत्म होती है। अच्छा, जब मैंने लॉन्च इवेंट में गाड़ी देखी थी तो मुझे लग रहा था कि ये जो चौड़ा बी पिलर है ना, इसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होगा जब आप पीछे की तरफ देखोगे तो। लेकिन ड्राइव करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये नहीं भी होता ना, तो भी यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट तो बन ही रहा है, क्योंकि को पैसेंजर की जो सीट है वो ऑलमोस्ट उतनी ही पीछे दिखाई देती है अगर आप ड्राइवर्स पीओवी से देखोगे तो। लास्टली मैं एक चीज़ में टाटा की तारीफ करना चाहूँगा। टाटा की गाड़ियों के साथ लोगों को यूजुअली एक शिकायत रहती है, पहले रहती थी, अभी भी है थोड़ी बहुत, कि जो इनकी गाड़ियों के शट लाइन्स होती हैं वो अनइवन होती हैं या फिर ज़्यादा होती हैं, मतलब पैनल गैप्स वगैरह। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पैनल गैप ज़्यादा नहीं है, ये सही है, और ये वाला भी ज़्यादा नहीं है, और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है जितना उसमें है, और ये वाला भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। और अगर हम इसकी यानी कि क्लैम्पशेल हुड की लाइन को देखें तो ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है। यानी कि टाटा ने ना इस चीज़ पे काफ़ी अच्छा काम करा है कि जो उनकी शट लाइन्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा इवन है और उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ तो अच्छी दिखती हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से थोड़ी सी ना निटपिक करते थे लोग। लेकिन अब मेरे को लग नहीं रहा कि ज़्यादा लोग कर पाएंगे। मैं नहीं कर पा रहा, मैं भी करता था क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्या क्रेटा को अच्छा कंपटीशन मिल चुका है अब मार्केट में। तो यस, सियरा सच में क्रेटा की मार्केट खाने वाली है। ये फीचर लोडेड है, इंजन अच्छा है और गाड़ी एक नंबर है दिखने में, इस बात का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अंदर बाहर हर जगह से अच्छी लगती है। तो कौन लोग हैं वो जिन्हें इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए? दरअसल सी सेगमेंट के अंदर एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है जो इस गाड़ी की तरफ नहीं जा सकता है। विक्टोरिया से लेकर कुशाक तक सभी कस्टमर्स के लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा परफेक्ट सेंस बनाती है। ऑल्सो क्योंकि इसकी सीटिंग हाइट ज़्यादा है और जो रोड प्रेजेंस है वो अच्छी खासी है, तो इसीलिए कुछ बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवीज के ग्राहक भी इसी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनको ऊंचा बैठना पसंद होता है। हर कोई बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं लेता है। और इस गाड़ी के साथ आपको राइड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, जो कि बॉडी ऑन फ्रेम वाली एसयूवीज में करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर सॉलिड एक्सेल मिलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना। गाड़ी कैसी लगी वो भी बताओ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको पसंद आई है। और हाँ, अगर आप मेरी तरह वीडियोस बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च करना सीखना चाहते हो तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया है। कोई भी जॉनर हो आपका, आपके काम का है कोर्स। थैंक यू।